आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद जब नतीजा आया, उस नतीजे के बाद जिस तरीके का संख्या भारतीय जनता पार्टी को तीसरे कार्यकाल में मिला है, उस संख्या को देखकर जैसा माहौल इस देश में विपक्षी नेताओं से लेकर देश के मीडिया चैनलों ने बनाने का प्रयास किया, जिस तरीके से यह दिखाने का प्रयास किया कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रहेंगे, लेकिन उनको दब कर रहना होगा, वह खुले मन से काम नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर दबाव होगा और एक कमजोर प्रधानमंत्री होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का फैसला लिया शपथ ग्रहण के बाद, उनके उन फैसलों ने मोदी विरोधी नेताओं से लेकर जो मीडिया का एक बड़ा वर्ग है, उन सबको बेनकाब कर दिया। उन सभी लोगों के द्वारा जो एक अवंडर बनाया गया था, उस अवंडर का हवा निकाल दिया। नरेंद्र मोदी जी के फैसले को देखने के बाद इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि जब सब सारा चीज, जब पूरा सिस्टम पुराना वाला ही रहना था, तो फिर चुनाव क्यों करवाए मोदी जी? कम से कम विपक्षी पार्टियों का पैसा तो बच जाता। जब प्रधानमंत्री आप ही को बनना था, पूरा मंत्रिमंडल वैसा ही रहना था जैसा 2019 में था, तो फिर चुनाव क्यों हुआ? और यह फैसला सिर्फ मंत्रिमंडल तक ही सीमित नहीं रहा नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार जब मीडिया यह कयास लगा रहा था कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो तो रिटायर हो जाएंगे, अजीत डोभाल के बाद पता ना नरेंद्र मोदी किसको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाएंगे। मीडिया का एक बड़ा वर्ग था जिसने नाम भी ढूंढ कर ले आया था कि अजीत डोभाल के बाद फलाना बनेगा, चिलाना बन सकता है, ये बन सकता है, वो बन सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया, उनके फैसलों ने इन सभी मोदी विरोधी ठेकेदारों को नंगा कर दिया और दिखा दिया कि बीजेपी का संख्या जरूर कम है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का मनोबल नहीं टूटा है विरोधियों के लिए। हाँ, अपने पार्टी के प्रदर्शन पे नरेंद्र मोदी जी जरूर उदास हुए, उनके अंदर एक चिंता है जो स्पष्ट उनके चेहरों पे देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल मोदी विरोधियों ने बनाया, एक मीडिया का बड़ा वर्ग ने बनाया, उनके उस माहौल का हवा नरेंद्र मोदी अपने हर एक फैसले से निकालता जा रहा है। इसी तरीके का एक अवंडर, एक मिथ्या, एक गलत बयानबाजी एक मीडिया के वर्ग ने लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर भी चलाया। एक बड़ा वर्ग था मीडिया का जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर तरह तरह के भ्रामक खबर चलाया। कभी नीतीश कुमार जी अड़ गए, तो कभी चंद्रबाबू नायडू अड़ गए, तो पता नहीं कभी कौन अड़ गया, कौन अड़ गया। पूरा मीडिया यही दिखाने का प्रयास कर रहा था कि इस बार नरेंद्र मोदी अपने मनपसंद का लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनवा पाएगा। इस बार नरेंद्र मोदी जी लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने सहयोगियों को देगा। बहुत से नेताओं ने तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को प्रभावित करने का भी प्रयास किया, डरा कर, धमका कर, एक डर दिखाने का प्रयास किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर लोकसभा अध्यक्ष बनता है तो जदयू के लिए खतरनाक है, चंद्रबाबू नायडू के लिए खतरनाक है। लेकिन उन एजेंडाधारियों का एजेंडा कामयाब नहीं हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अध्यक्ष पद के लिए फैसला किया, उनके उन फैसलों ने पूरे मोदी विरोधियों को सदमे में ला दिया। मोदी विरोधी पूरी तरीके से बिलबिला गए हैं। जैसे उन्होंने सुना कि ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, और सबसे कमाल की बात कि किसी भी सहयोगी दलों के द्वारा किसी भी तरीके का कोई विरोध का स्वर नहीं सुनाई दिया इंडी गठबंधन वालों को, जैसा कि उनको उम्मीद था। खास करके कांग्रेसियों को, उनको लग रहा था कि अगर ओम बिरला का नाम अगर अध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र मोदी आगे करेंगे तो जो इनका सहयोगी दल है वो विरोध करेगा। लेकिन विरोध तो दूर की बात है, सहयोगी दलों ने एक शब्द तक नहीं कहा। यहां तक कि ओम बिरला जी का प्रस्तावक बने उनके सहयोगी दल के नेता, और कांग्रेस पार्टी के लाख प्रपंच करने के बावजूद, उनके द्वारा पाले गए मीडिया के लाख प्रपंच करने के बावजूद कि के पुंडेश्वरी को बनाया जाएगा, तो पता नहीं किसे किसे कहां से नाम खोज कर लाए थे। लेकिन होना वही था जो मोदी ने चाहा, और एक बार फिर से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला जी का चयन हो गया है। लेकिन ओम बिरला जी का अध्यक्ष बनने में जितना योगदान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का है, कहीं उससे अधिक योगदान संसद के कुछ उदंड सांसदों का भी है। जिस तरीके का दृश्य 18वीं लोकसभा के
सांसद शपथ ग्रहण में देखने को मिला है, उस दृश्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक बार सोचने पर विवश कर दिया कि अगर इस तरीके का उदंड सांसद अगर आए हैं इस बार चुनकर और इस तरीके से नंगाई दिखा रहे हैं, तो फिर इसके लिए ओम बिरला जी से अच्छा अध्यक्ष दूसरा कोई नहीं हो सकता है। ओम बिरला जी एक ऐसे अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं जो उदंड सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी भी तरीके का कोई हिचक नहीं दिखाते हैं, ऑन द स्पॉट फैसला करते हैं। अब तक के सबसे अधिक सांसदों को सस्पेंड करने का जो रिकॉर्ड ओम बिरला जी के पास है, उन्हीं रिकॉर्डों को देखकर मोदी विरोधियों का खून सूखने लगा। और नेताओं को तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा पाला गया जो कुछ पालतू दलाल है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब से लेकर एक्स तक पे, उन सभी लोगों ने कहने लगा कि तीसरे बार अध्यक्ष के रूप में अगर ओम बिरला जी बनते हैं, तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी ओम बिरला को अध्यक्ष बनाता है तो फिर यह ठीक नहीं होगा। लेकिन अध्यक्ष ओम बिरला जी बने और अध्यक्ष बनते के साथ ही, लेकिन ओम बिरला जी का अध्यक्ष बनने में जितना योगदान भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, कहीं उससे ज्यादा योगदान 18वीं लोकसभा में जो कुछ उदंड सांसद चुने गए हैं उनका भी है। उनके उदंडपना को देखकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मजबूरन ओम बिरला जी को अध्यक्ष बनाना पड़ा, क्योंकि ओम बिरला जी ही एक ऐसे मात्र व्यक्ति हैं जो ऐसे उदंड सांसदों को काबू कर पाएंगे। आप सभी लोगों ने देखे होइएगा कि जिस तरीके से शपथ ग्रहण के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने वह घिनौना काम किया जो दुनिया के किसी भी देश के सांसद में, किसी भी देश का सांसद शपथ लेते समय तो नहीं किया होगा, चाहे वो अपने देश के खिलाफ कितना भी हो, लेकिन वह कभी भी इस तरीके का कुकृत्य नहीं किया होगा जैसा कुकृत्य, जैसा कुकर्म असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने के बाद जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। यह वही असदुद्दीन ओवैसी है जो कहता है कि अगर मेरे गर्दन पे चाकू भी रख दो, मेरे गर्दन पे चाकू भी रख देगा कोई, तब भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वह असदुद्दीन ओवैसी, वह गद्दार, देशद्रोही, भारत द्रोही खानदान का ओवैसी, जिसको भारत माता की जय बोलने से तो परहेज है, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलने से कोई परहेज नहीं है। ऐसे जहरीले ओवैसियों का इलाज एकमात्र ओम बिरला जी ही कर सकते हैं, ओम बिरला जी ही कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कोई ना कोई बड़ा कार्रवाई होते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों ने बिहार का जो 250 कुंटल का एक सांसद चुना गया है, जिसको इस बात का बड़ा घमंड है कि वह निर्विरोध चुना गया है और कई एक बार निर्विरोध चुना गया, वह पप्पू यादव, जिस तरीके का उसका व्यवहार था संसद में शपथ ग्रहण के दौरान, अगर उस समय अध्यक्ष के कुर्सी पर भर्तृहरि महताब जी ना होकर अगर ओम बिरला जी होते तो पप्पू यादव को उसका औकात दिखा दिया जाता, उनको समझा दिया जाता कि तुम चाहे 6 बार नहीं 15 बार सांसद चुने गए हो, लेकिन तुम जिस जगह पे खड़ा हो वहां पर तुम्हारा हैसियत सिर्फ और सिर्फ एक सांसद का है। 6 बार चुने जाने का मतलब यह नहीं है कि तुम लोकसभा में अध्यक्ष के माथे पे चढ़कर मूतोगे। 6 बार चुने जाने का मतलब यह नहीं है कि तुम प्रधानमंत्री के सर पे चढ़कर मूतोगे, तुम संसदीय कार्य मंत्री के सर पे चढ़कर मूतोगे। 6 बार चुने गए हो, अच्छा बात है। और जिस बात का घमंड है उस कार्यकाल को भी याद करना चाहिए पप्पू यादव को कि जिस समय वह 2 बार निर्विरोध चुना गया, उस समय तक बिहार में कैसा माहौल था। पप्पू यादव वही व्यक्ति है जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को खुश करने के लिए, अपना नेतागिरी चमकाने के लिए लालू प्रसाद यादव के बिहार लूटो प्लान में सहयोगी रहे हैं। 1990-91 के दौर में जब पप्पू यादव सक्रिय राजनीति में आया, उस समय बिहार का क्या हाल था यह कौन नहीं जानता है। किस तरीके से बिहार में वोट होता था यह कौन नहीं जानता है। ऐसे दौर में भी अगर कोई निर्विरोध जीता गया तो उसके लिए वह शर्मनाक है, वो गर्व करने से ज्यादा शर्म करने की बात है, क्योंकि आपने लोकतंत्र को जंजीरों में बांधकर निर्विरोध चुने गए हैं।
बूथ लूटकर, लोगों को डराकर धमकाकर वोट लेकर निर्विरोध जीते गए हैं। अपने सामने खड़े होने वाले विरोधी नेताओं का हत्या करवाकर निर्विरोध चुने गए हैं। पप्पू यादव जो कहा शपथ लेते समय कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, यह पप्पू यादव का 2024 में सांसद बना तब याद आया है। पप्पू यादव 1991 से लेकर 2014 तक सांसद रह चुका है। उनकी बीवी वर्षों से कांग्रेस पार्टी की नेता है और खुद पप्पू यादव इस बार किस तरीके से दुम हिलाते हुए कांग्रेस ऑफिस गया था और कांग्रेस पार्टी में अपने पार्टी का विलय किया था, किसने नहीं देखा। जो पप्पू यादव संसद में कह रहा था कि तुम किसी के दया पर जीते हो और मैं निर्विरोध जीता हूं, दया पाने के लिए किस तरीके से गिरगिरा रहा था पिछले 2 साल से पप्पू यादव बिहार में। कभी लालू यादव के चौखट पे जाकर दुम हिलाता था तो कभी कांग्रेस पार्टी के चौखट पे जाकर, फिर भी उसे कोई लेने को तैयार नहीं था। अंतोगत्वा कांग्रेस पार्टी के शर्तों के अनुसार अपने पार्टी को विलय करके उसे कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी में लिया और पार्टी में लेने के बाद भी उनका हैसियत कितना था यह दिखाने के लिए उनके अपने पसंद का सीट भी नहीं दिया। नाक रगड़ते रह गया पप्पू यादव कि कांग्रेस पार्टी आरजेडी और लालू प्रसाद यादव से बात करके पूर्णिया का सीट मुझे दिलवा दे। कांग्रेस ने नहीं दिला पाया और ना ही आरजेडी ने दिया। तो अलग बात है कि आप जीत गए हैं, अच्छी बात है, जीत गए हैं तो लोगों का साथ आपको मिला है, लेकिन लोगों का साथ उनका आवाज उठाने के लिए मिला है, गुंडाई करने के लिए नहीं, दबंगई करने के लिए नहीं। और गुंडाई और दबंगई करके अगर आपको लगता है कि आप 2024 में सफल नेता बन जाएंगे तो शायद अब संभव नहीं है, खास करके इस डिजिटल इंडिया में। हाँ, एक बड़ा वर्ग है जो पप्पू यादव के इस व्यवहार से बहुत खुश है, लेकिन पप्पू यादव ने पूरे बिहार को शर्मसार करने का काम किया है। 6 बार का जो चुना हुआ सांसद है, अगर उसका व्यवहार इस तरीके का है तो इससे घटिया और कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसीलिए ओम बिरला जैसा अध्यक्ष होना जरूरी है। और ओम बिरला जी के अध्यक्ष रहते हुए आने वाले अगले 5 सालों तक आपको कभी भी पप्पू यादव का इस तरीके का बहकना दिखाई नहीं देगा। अगर गलती से भी पप्पू यादव बहकने का प्रयास किया तो ओम बिरला पप्पू यादव जैसे उदंड नेताओं का इलाज करना अच्छी तरीके से जानते हैं। जो लोग पिछले 5 वर्षों में ओम बिरला जी के कार्यकाल को देखे हैं उनको भी यह जरूर एहसास होगा कि ओम बिरला किस तरीके से सदन का संचालन करते हैं। आप कितना बड़ा भी दबंग हो सकते हैं, लेकिन दबंगई आपका संसद के अंदर और संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के सामने नहीं चलता है। आप हर जगह गुंडाई और दबंगई करके अपने आप को बड़ा नहीं बना सकते हैं। और इस तरीके के बहुत सारे नेता हैं इस बार चुन के गए हैं, मन बनाकर गए हैं कि संसद में उदंडपना ही करना है, हुड़दंगई ही करना है, गुंडाई ही करना है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन ने पूरी सहमति से 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला जी को दूसरी बार चुने हैं। देखिए आने वाले 5 सालों में क्या होता है। लेकिन ओम बिरला जी का अध्यक्ष बनने में पप्पू यादव, असदुद्दीन ओवैसी, रणदीप हुड्डा, अखिलेश यादव, इन जैसे बड़बोले नेताओं का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये लोग अपना बड़बोलापन नहीं दिखाते, अपना गुंडाई और दबंगाई नहीं दिखाते तो शायद ही ओम बिरला जी अध्यक्ष बन पाते। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।